Fine. So we'll just have a quick revision of what we have discussed last class, and then we'll go forward. Okay. So very first thing that we discussed is what is stress. So anything which is not keeping you in a good state of mind, that is what stress is. तनाव खिंचाव हमने लास्ट एग्जाम्पल में अब बात किया था अबाउट कि वो रबर बैंड कैसे स्ट्रेच करते हैं, फिर उसकी एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी की, अगर उससे बाहर चल जाए तो वो स्ट्रेस लेवल अपना खो देता है। तो तब तक अपन किसी भी चीज को खींच सकते हैं जब तक वो वापस से अपने उस पे आ जाए ओरिजिनल लेवल पर। और ये जो बीच का तनाव है इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। सेम चीज जब साइकोलॉजिकल प्रेशर उस पे आती है तो आपका मेंटल बैलेंस जो है, अगर ये मेंटल बैलेंस या इक्विलिब्रियम अगर बिगड़ता है तो उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। और बॉडी हमेशा कोशिश करती है कि खुद ही उसको सेंटर स्टेज पे या बैलेंस पे लेकर आ जाए। इसका मतलब कि बॉडी हमेशा ये कोशिश करती है कि ना आप बहुत ज्यादा दुख में रहो ना बहुत ज्यादा खुशी में रहो। अगर बहुत ज्यादा आप खुश हो तो बॉडी उस आपको वापस लेकर आएगी कि भैया बस कर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट। और अगर आप दुखी हो या डिप्रेसिव में हो तो बॉडी विल ट्राई टू ब्रिंग गेट यू बैक टू द नॉर्मल स्टेट अगेन, राइट। सो दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के दो टाइप होते थे, यू और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस जो आपकी मदद करता है, जैसे रोड क्रॉस करने में, एग्जाम देने से पहले, कल एग्जाम है आज आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आपको अटेंशन आपका बनाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका टेंशन नहीं बनेगा। ठीक है। डिस्ट्रेस वो सिचुएशंस होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके कारण से आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, जिन स्ट्रेस के कारण उसे हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस ऐसे बोलते हैं ना, यार बहुत डिस्ट्रेसिंग था ये चीज। ठीक है। स्ट्रेस ये तो ठीक है। आगे नेचर ऑफ स्ट्रेस, तो हम रिएक्शन देते हैं उस एक्सटर्नल स्ट्रेसर को। एक्सटर्नल स्ट्रेसर हर वो चीज होती है जिसके कारण से आपको स्ट्रेस होता है। तो कभी घर में मम्मी पापा ने डांट दिया तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो गया, कभी दोस्त से लड़ाई हो गई एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो गया। तो उस पर आप जो रिएक्शन करते हो उसे बोलते हैं हम स्ट्रेस। ठीक है। फिर हमने समझा था कि एक एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेसर होता है जो आता है, फिर वो बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्रिएट करता है कि आपकी फिजिकल बॉडी, हम चैप्टर 3 पे पढ़ा होगा हमने लास्ट क्लास में, अगर किसी को लास्ट क्लास में नहीं मतलब चैप्टर 3 में लास्ट ईयर मैंने बोला था चैप्टर 3 के वीडियोस देख के आने के लिए, अगर आपने देखा हो तो लास्ट जो आपने चैप्टर 3 बोला था उसमें थोड़े से डाउट्स हैं, मैंने देखी थी वीडियोस। क्लास 11 चैप्टर 3। हाँ क्या डाउट्स है? एक मिनट सर मैं हाँ एक मिनट आप बना लो जब तक अपन रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। सो आपकी फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस रहा है, अब आपको घबराहट होने लगी है, आपको बेचैनी होने लगी है, आपकी सांस फूलने लग रही है। ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल स्टेट है। साइकोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि मैं उस सोच में पड़ गया हूँ, उस इमोशन में चला गया हूँ, कंटिन्यूअसली वही वही बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर इस तरीके की चीजें किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेसर मतलब खुद के अंदर से अगर कोई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसके कारण से अगर प्रॉब्लम्स होती है, देन इट रिजल्ट्स टू द चैलेंज टू बी ओवरकम और इलनेस और स्ट्रेस। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन कैसा निकालेंगे? स्ट्रेस रिएक्शन की अब उसके कारण से हो क्या रहा है आपके साथ। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। इसके बाद हेंस सायरी द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस सेड कि द नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस ऑफ अ बॉडी टू एनी डिमांड। अचानक से कोई डिमांड आई और बॉडी एक ऐसा रिएक्शन या रिस्पांस कर रहा है जो हमेशा नहीं करता। स्पेसिफिक नहीं है कि यही होगा, अगर ऐसा रिएक्शन आएगा, ऐसी चीज होगी तो बॉडी ऐसा रिएक्ट करेगा। ठीक है। अगर वैसा नहीं हो रहा है, नॉन स्पेसिफिक मतलब जो पहले से क्लियर नहीं है, पहले से पता नहीं है कि ऐसा ही होगा, सो दैट इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है। सो तो द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू एनी डिमांड गिवन बाय हेंस सेले। बट ऑब्वियसली बात है साइकोलॉजी में आप जब भी पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने ये चीज बोली, उसके ऊपर फिर उसने उसके और लोग आए और उन लोगों ने फिर उस पर और रिसर्च किया और अपना अपना वर्जन दिया। पूरे साइकोलॉजी में अपन यही पढ़ेंगे। ठीक है। अभी और आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे आप यही पढ़ोगे कि अच्छा इसने ये बोला, सिगमंड फ्रॉइड ने ये बोला, फिर सिगमंड फ्रॉइड के बाद जो लोग आए तो सिगमंड फ्रॉइड की बातों से वो लोग
मैच नहीं किया उनके थॉट प्रोसेस, तो उन्होंने फिर अपने वर्जन्स निकाले। ये सारी चीजें आपको पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये समझ लो कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो जो श्रेया तो हम नोट्स जब बनाते हैं तो यस सर। हम कोशिश ये करते हैं कि बाकी नोट्स तो ठीक है, बट लास्ट के कुछ पेजेस में आप 7 डिफरेंट पेजेस बना दो। 7 पेजेस बनाने का कारण कि हर पेज में आप चैप्टर वाइज किस किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है वो लिखता है। तो साइकोलॉजिस्ट का नाम और उसका कॉन्सेप्ट, नाम और कॉन्सेप्ट, तो आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा और एग्जाम में आंसर लिखने में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। सो हम यही पढ़ेंगे अभी कि कितने टाइप के लोग, उनके नाम, उनकी प्रोसेसेस, उन्होंने क्या बोला, फिर उसके ऊपर क्या काम हुआ, यही पढ़ रहा है। ठीक है, नाउ अदर्स जो थे, दूसरे जो थे, उन्होंने उनका बिलीव ये था कि डिफरेंट स्ट्रेसर्स में प्रोड्यूस समवॉट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन। अलग अलग तरीके के स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रेस रिएक्शन बनाते हैं। एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मोड्स ऑफ रिस्पॉन्स। अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से सेम सिचुएशन पे रिएक्ट करता है। तो सेम सिचुएशन है, आप उस अलग स्ट्रेसर पे अलग रिएक्ट करोगे, मैं अलग रिएक्ट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों कहीं जा रहे हैं, दो लोग, अचानक से हमारे सामने एक एक्सीडेंट हो गया। मैं उसको देखा तो मैं बोला ठीक है एक्सीडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। या एक्सीडेंट हो गया, अगर अगले अगले की डेथ हो गई, तो हमने देखी और हम आगे निकल गए। हमारे दिमाग में वो बार बार घूम नहीं रही है बात। वेरएस जो मेरे साथ में था, उसके साथ ऐसा रिएक्शन है कि उसने उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखने के बाद, किसी की डेथ देखने के बाद, अब उसकी नजर से वो चीज हटी नहीं रही है। बार बार दिमाग वही पिक्चर उसको दिखा रहा है, वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा। तो एक तरफ मेरा जो रिएक्शन उस पर्टिकुलर सिचुएशन से था वो बहुत ही कैजुअल था। वेरएस अगले के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके दिमाग में घूमी पड़ी है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसको नींद नहीं आ रही है, उस कारण से वो सोने जा रहे हैं तो उसको सपने में वही इमेज दिख रही है जो उसने रोड पे देखी थी। ठीक है, तो सेम सिचुएशन पे अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग रिस्पॉन्स मोड होता है, अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग तरीके से वो चीजें इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन? यस। सर हाँ ना, मुझे फंक्शन हाइपोथैलेमस, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम का समझा दो, बस इन तीनों में डालते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। करेंगे, अपन बाद में बात करेंगे उसको। एक दो बार वीडियो देखो, क्लास 11 की बुक आगे पढ़ो, नहीं समझ में आएगा फिर बात करेंगे। ओके सर। ये जितने अच्छे से वीडियो में समझाया उतने अच्छे से कहीं नहीं समझा सकते। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, अभी तक हम रिवीजन कर रहे थे। स्ट्रेस इज अ डायनामिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट। डायनामिक, इसमें 3 वर्ड है, डायनामिक, मेंटल, कॉग्निटिव। ये तीनों चीजों को समझते हैं कि क्या होता है। डायनेमिक वर्ड का मतलब ये होता है कि भैया वो जो चीज है वो स्टेबल नहीं, वो चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली, जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से। जो कंटिन्यूअसली जो चीजें चेंज होती हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज डायनेमिक। ठीक है, तो कई बार अगर आपने सुना हो कि ये बहुत डायनेमिक प्लेयर है या ये स्टूडेंट बहुत डायनेमिक स्टूडेंट है, इसका मतलब कि वो हर चीज में अच्छा है या अपने आप को समय के हिसाब से बदल लेता है। ठीक है, सो दैट इज बहुत डायनेमिक का मतलब होता है कि जो स्टेबल नहीं है, एक जगह नहीं है, हमेशा कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। मेंटल और कॉग्निटिव में क्या डिफरेंस है? मेंटल मतलब आपके दिमाग में जो बातें कंटिन्यूअसली चलती रह रही है। ठीक है, मेंटल स्टेट क्या आपका, इस वक्त पे आपका मेंटल स्टेट क्या है? आप खुश हो, दुखी हो, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, आपकी सोच क्या है उस वक्त पे, मेंटल स्टेट क्या है, अच्छी है या बुरी है? कॉग्निटिव ऑन द अदर हैंड इज कि आपने बचपन से लेकर आज तक
आपने क्या चीजें एक्सपीरियंस की है, क्या सुना है, क्या देखा है, क्या समझा है, और उस कॉग्निटिव वर्ड का मतलब सोच और समझ होता है बेसिकली। तो बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी सारी चीजों को देखा, सुना, समझा, एक्सपीरियंस किया है, और आप आज आपकी लाइफ में जो भी चीजें, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको आपने उन सारी लर्निंग्स के हिसाब से कैसे कनेक्ट किया है। ठीक है। सो हमेशा ये समझो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आप सेम सिचुएशन में जो आपकी सोच आती है, जो थॉट आपके अंदर आता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो आता है आपके कॉग्निशन के कारण। सो कॉग्निशन इज बेसिकली अ कंडीशनिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू continuously throughout your life. Now, if you just understand by this way, if you are, let's say, you belong to a religion Hindu, अब आप जैसे किसी मंदिर के सामने से गुजरते हो, आप ऑटोमेटिकली बिना सोचे आप जो है वो सिर झुका के प्रणाम करते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या करते हैं, बट लेट्स से कि आप कुछ कुछ तो करते होगे जब आप मस्जिद के सामने से गुजरते हो। क्या करते हो फिजा? आपकी आवाज करता है। ठीक है। हमारे आप सीन फिजा आपकी आवाज नहीं है। चलो कोई नहीं, मतलब द आइडिया इज कि कुछ तो करते होंगे आप। क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज ऑफ, हमें बचपन से हमने सीखा है ये। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया कि बेटा, तुम जो हो वो इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये तुम्हारा रिलीजन है, और इस रिलीजन में ये चीजें की जाती है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ, एक सेकेंड। यस। ठीक है। सो जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है जनरली बचपन में। और आप समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आपका कॉग्निशन, कि किस चीज को आप कैसे लोगे, कैसे समझोगे, कैसे उस चीज पर रिएक्ट करोगे, ये 6 साल की उम्र तक बन जाता है। उसके बाद सिर्फ उसमें अपडेट्स होते हैं। बट चीजों को आप भगवान पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, अल्लाह पे भरोसा करोगे या नहीं करोगे, ये आपका 6 साल तक डिसाइड हो जाता है। 6 साल तक वो पैटर्न बन जाता है आपका। आप हर चीज पे क्वेश्चन करोगे, या आप बिना क्वेश्चन किए, जिसने किसी ने कुछ बोला, बड़े ने, किसी मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला, और आपने बिना क्वेश्चन किए उस चीज को मान लिया, 6 साल तक की उम्र में बन जाता है। ठीक है। सो मैं इसलिए क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन पूछना, क्यूरोसिटी होना इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर। और इस कारण से अगर आप देखोगे तो बच्चा जब छोटा होता है, 5 4 साल, 6 साल या उससे नीचे का, उसका एक तरीका होता है हर चीज को जानने का। क्यूरोसिटी बहुत होती है। पर जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी क्यूरोसिटी कम होती चली जाती है, क्वेश्चनिंग स्किल्स कम होती चली जाती है, पूछने कम लगता है। फिर वो मानने लगता है कि या तो मुझे नहीं पूछना है, या तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ठीक है। ये जो उसका कॉग्निशन बना कि मुझे हर चीज का क्वेश्चन पूछना है, कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि जब वो छोटा था, 4 साल 5 साल का, जब उसने क्वेश्चन किया था अपने पेरेंट्स से, तो उसे जवाब मिला था या डांट मिली थी। उसे बचपन में जब वो बच्चा छोटा था तो उसे जवाब, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, या जब उसने क्वेश्चन एक बार पूछा था तो उसे डांट दिया गया था।
फिर उसने दोबारा कभी ट्राई किया, फिर उसे डांट दिया गया, तीसरी बार ट्राई किया, उसको डांट दिया गया। अब उस बच्चे का कॉग्निशन बैठ गया है कि क्वेश्चन पूछना मतलब डांट खाना, इससे अच्छा क्वेश्चन पूछो ही मत। ठीक है, तो एज पर साइकोलॉजी कोई भी कॉग्निटिव स्टेट एक बच्चा बचपन में ये समझ जाता है कि उसने प्रणाम बोलना है, सत श्री अकाल बोलना है, सलाम वालेकुम बोलना है। बच्चा जान जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है ना ये चीज। यस सर। सो वहां पर वो बच्चा जान जाता है और उसके बाद वो पूरा जीवन उस कॉग्निशन पे जीता है। ठीक है, यहीं पर कई बार कई कॉग्निशन में रॉन्ग पेरेंटिंग जो है वो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम भी देती है। रॉन्ग पेरेंटिंग जहां पर बच्चे को या तो बच्चे की गलत बिहेवियर्स जो हो रहे, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं, कि एक छोटा बच्चा मान लो गाली दे रहा है, ठीक है, या बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, या किसी को कुछ भी बोल देता है रेस्पेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भैया ये चीज अपने से बड़ों को बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, कोई घर में आ रहा है तो उसको बोल रहा है तुम मेरे घर में क्यों आए हो, निकल जाओ यहाँ से। ठीक, अब इस स्टेज पे उस बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है या डांटा जा रहा है, हम कंडीशनिंग में पढ़ेंगे अभी आगे चल के। उस कंडीशन में बच्चे को डांटा जा रहा है, समझाया जा रहा है, या उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कई बार बच्चा जिद कर रहा है, जिद करके रोने लग रहा है किसी चीज को पाने के लिए, और उसको वो चीज मिल जा रही है। तो ये तो बच्चे का बेसिक कॉग्निशन है ना कि उसको कोई चीज चाहिए तो वो रोएगा। क्यों, कहाँ सीखा बच्चे ने, कब सीखा ये चीज कि कोई चीज चाहिए तो उसके लिए रोना पड़ता है? स्टेज पर, सॉरी माधवी। ओरल स्टेज। ओरल स्टेज पर, ब्यूटीफुल आंसर, एब्सोल्युटली। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब पैदा होता है, ठीक है, तो पैदा होते साथ जब बच्चे ने पहले रोना चालू किया तो उसे पता नहीं है कि वो क्यों रो रहा है। तो जब रोना चालू किया तो उसको फीड किया गया, दूध पिलाया गया। अब बच्चे को लगा कि अच्छा, अब मुझे कुछ अजीब सा हो रहा था, फिर मैं रोया, फिर मुझे दूध मिला, फिर वो जो अजीब सा हो रहा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हो गई थी। अब बच्चे को जब जब वो प्रॉब्लम होगी तब तब बच्चे का रिएक्शन ऑटोमेटिकली रोने का बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि रोने से मुझे वो चीज मिलेगी जिससे मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी। ये कॉग्निशन बच्चे का बढ़ते बढ़ते भी बढ़ेगा। जब बच्चा 2 साल 3 साल का 4 साल का हो रहा है, समझदार भी हो गया है, अब वो वही चीज कर रहा है, उसको कोई चीज चाहिए तो उसका बेसिक कॉग्निशन ये बोलता है कि अगर तेरे को कोई चीज चाहिए तो तुझे रोना मिल पड़ेगा, क्योंकि बचपन में जब तू छोटा था तो तुझे वो चीज तभी मिली थी जब तू रोया था। तो बच्चा रोएगा, जिसे हम बोलते हैं कि जिद्दी हो रहा है बच्चा, जिद कर रहा है। तो जिद नहीं कर रहा है, वो बेसिक अपने कॉग्निशन पे काम कर रहा है कि उसको ये पता है कि रोने से ही मिलती है चीजें। अब समय चेंज होने के साथ पेरेंटिंग चेंज होनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पर बिहेवियर बच्चे का जो है, अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल है, तो अगर बच्चा जिद कर रहा है और अगर आप उसकी जिद पूरी कर रहे हो, ऐसी जिद अगर आप पूरी कर रहे हो जो कि आपको पूरी नहीं करनी चाहिए, तो वो बच्चा जिद्दी बनता जाएगा, उसका वो जो कंडीशनिंग है वो और स्ट्रांग होती जाएगी। यहाँ पर जब बच्चा समझदार होने लगता है 4 साल 3, हाँ 3.5 4 साल के आसपास का, वहां पर उसकी हर जिद को पूरी करना जरूरी नहीं। अब उसको ये बताना जरूरी है कि बेटा जिद करने से चीजें नहीं मिलेंगी, आपका ये बिहेवियर होना चाहिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपने मांगना पड़ेगा, बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना चीखे। अगर आप मांगोगे तब शायद आपको वो चीज मिल जाए। कई बार कई पेरेंट ये गलती कर देते हैं कि बच्चा जिद करता है, उसको वो चीजें देते हैं, फिर जिद किया फिर दे दिए कि भैया चुप रहे। अब वो बच्चे का कॉग्निशन बनता जाएगा, अब वो बड़ा होकर भी यही काम करेगा। उसको कोई भी चीज चाहिए तो वो हाथ पैर पटकेगा, चिल्लाएगा, चीजें तोड़ेगा, और फिर बोलेंगे कि बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा नहीं बिगड़ा है, आपकी पेरेंटिंग बिगड़ेगी। और ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा गलती दूसरों में खोजते हैं, है नहीं है? यस सर। है सर। तो इसीलिए जब पेरेंट आपको बोलते हैं कि बेटा तू बहुत बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गया है, तेरी हरकतें खराब हो गई है,
फिर यही पेरेंट उस बिगड़े हुए बिहेवियर के कारण पनिश करते हैं बच्चों को, मारते हैं, चिल्लाते हैं, करते हैं नहीं करते? हाँ Yes, sir. करते हैं। तो पहले बचपन में हमने सिखाया, कि आ बेटा तेरे को प्यार करूं, आ चिपक, आ किस करूं बेटा, मेरे को किस कर बच्चे, है ना, जल्दी जल्दी पापा को किस करो, मम्मी को किस करो, या प्यार करो। ठीक है, आप किससे प्यार करते हो? फिर इसी बच्चे को सिखाती कि बेटा स्कूल जाने लगा, तेरी गर्लफ्रेंड है स्कूल में, उसको पता भी नहीं है क्या होता है। ठीक। और यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और वो सेम चीज कर रहा होता है तो हम उसको पनिश करते हैं, तो ये दिस इज नॉट योर एज टू हैव अ गर्लफ्रेंड, कम ऑन। तो ये सिखाया यस किसने? सर। सर पेरेंट्स किसने ने। सिखाया? तो घर वालों ने तो बिल्कुल ही नहीं सिखाया। घर वालों ने वो तो बचपन से ही नहीं सिखाया। गर्लफ्रेंड रखना नहीं सिखाया, बट जब बच्चा छोटा होता है तो मजाक मजाक में भी उससे ये बातें की जाती है, नहीं सर की तब जाती? उनका मजाक मजाक होता है लीगल वे में, लेकिन हमारा मजाक मजाक नहीं होता। बट बेसिक कॉग्निशन कहाँ से बनी है? सर पेरेंट्स के ही थ्रू वो मजाक मजाक में बोलते हैं, तो बच्चा तब तो सीरियसली लेता नहीं है, तब बड़े होके हाँ, तब बच्चे को लगता है कि अच्छा गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए क्या, मतलब कोई ऐसी एक लड़की होनी चाहिए मेरी क्लास में जिसको मैं गर्लफ्रेंड बोलूं। ये कॉग्निशन कहाँ बन रहा है? या उसने अपने आसपास अपने पेरेंट्स को देख रहा है रोमांटिक उस पे रिलेशनशिप में, या अपने जब बस में जा रहा है तो जो उसके बाजू में सीनियर्स बैठे हुए हैं वो इस तरीके की बात कर रहे हैं उससे, या आपस में बात कर रहे हैं। तो आप समझो कि जो छोटा बच्चा होता है इसके पास एक ही लर्निंग तरीका होता है, लर्निंग का एक ही तरीका होता है इस छोटे बच्चे के पास। ऑब्जर्वेशन। 5 साल, यस एब्सोल्युटली, 8-10 साल तक का जो बच्चा होता है उसके पास एक ही लर्निंग तरीका होता है और वो है ऑब्जर्वेशन। बच्चा सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखता है, आप उसको कितना भी चीजें सिखा लो, समझा लो, सुना लो, बता दो, कुछ नहीं। 90% केसेस चीजें जो बच्चा सीखता है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। अब पेरेंट है, छोटा बच्चा है 4 साल, आपने कभी देखा है कि आप कहीं किसी पब्लिक में गए हो, पब्लिक जगह पर, वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा होगा 6-7 का, पूरी पूरी दुनिया, पूरे जितने भी लोग वहां पर है वो सब एंजॉय कर रहे हैं और वो बच्चा जो है वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है, यस उसको मतलब नहीं है कि यस क्या हो रहा है। सर। यस सर। यस सर। ये किसने दिया? पेरेंट्स। क्यों दिया? ताकि वो क्योंकि बच्चे सपोर्ट ना, हाँ उनको अपनी डिस्टर्ब ना करें। यस भैया, मेरे को परेशान मत कर, तू एक जगह बैठे रहे, ये ले मोबाइल। अब जब बच्चे को एडिक्शन हो जाएगी तो बोलेंगे कि अरे यार ये बात ही नहीं सुनता, दिन भर मोबाइल फोन लेके बैठा रहता है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है सर। ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास बहुत, सर ये तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, दिन भर मोबाइल लेकर बैठा रहता है, इसको पढ़ने बोलो तो पढ़ता नहीं है, अग्रेसिव हो जाता है अगर मोबाइल छीन लो तो। आदत किसने डाली? पेरेंट्स। सजा किसको मिल रही है? पेरेंट्स को। बच्चे को। फिर उस बच्चे को मारा बच्चे को। जाता है, पीटा जाता है, फिर वो पूरा पूरा ऐसा माहौल खराब कर दिया जाता है। तो गलती किसी की, सजा किसी को। तो जब जब भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं ना जिसमें 15 साल से कम का अगर कोई बच्चा है और अगर उसके बिहेवियरल इश्यूज हैं, 15 साल से कम का अगर उसके बिहेवियरल इश्यूज हैं, सो 99.9% प्रॉब्लम जो है वो पेरेंटिंग में, बच्चे की गलती में। ठीक है, तो अगर आप घर में, आपने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि घर में रात को 8 बजे के बाद मम्मी पापा सारे जो है वो बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, क्या ये बच्चे को टीवी देखने की आदत पड़ेगी? क्या No, पढ़ने sir. की? पढ़ने। बट पढ़ने। अगर पेरेंट ही जो है वो, फादर आए जॉब से, अपना जॉब करके आए, छोटा बच्चा है, वो बच्चा दिन भर वेट कर रहा था कि पापा आएंगे पापा आएंगे पापा आएंगे, और पेरेंट आया, उसने थोड़ा सा बात बात किया, बच्चे को साइड में बैठाया, टीवी चालू कर लिया, टीवी देख रहा है आराम से, और बच्चे को बोल रहा है यार तुम पढ़ाई कर लो यार। बच्चा तो ऑब्जर्वेशन करेगा। अब अगर आप टीवी देख रहे हो और यस बच्चे को बोल रहे हो पढ़ाई कर लो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करना पेरेंट की जवाबदारी है इनिशियली ईयर्स में, कम से कम 5-7-8 साल तक
कम से कम। पेरेंट्स की काउंसलिंग तो करनी ही चाहिए। पेरेंटिंग सिखा, मुझे किसी ने बोला था, बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे मेरी एक बार ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि विशाल, बायोलॉजिकली पेरेंट बनना और पेरेंट बनना दोनों में फर्क है। अ पर्सन is ready to be a biological parent by the age of 13 years. 13 साल में biologically, physically, a person is mature enough to give a birth to a baby. ठीक है, मतलब क्योंकि सारे ऑर्गेनल चेंजेस जो होते हैं, स्टेज जो स्टार्ट होता है, वहां पर बॉडी आपकी तैयार हो जाती है 13 साल 14 साल में तो गिव अ बर्थ टू अ बेबी। इसलिए जितने भी चेंजेस अगर आपकी बॉडी में होते हैं तो 12-13 साल में होते हैं, स्टार्ट होते हैं चेंजेस, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो बायोलॉजिकली आप पेरेंट 13 साल की उम्र में बन सकते हैं, बट साइकोलॉजिकली और मेंटली आपको पेरेंट बनने में मेहनत करनी पड़ती है। और कई लोग तो 45-50 साल तक भी बायोलॉजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली पेरेंट नहीं बन पाते। सो पेरेंटल काउंसलिंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। जब मेरे पास जो भी केसेस आते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि भैया आप क्या करते हो ये बताओ, बच्चा क्या करता है वो मत बताओ, आप ऐसा क्या करते हो जो सेम चीज है। एंड इफ यू कैन वर्क आउट देयर, इफ यू कैन चेंज योरसेल्फ, बच्चा ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। यस चलिए। सर अगर हम ये बात पेरेंट्स को बोलेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। तरीके होते हैं बोलने के। जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करते हैं, आप बोलोगे तो ऑब्वियसली बात है कि डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि गलती किसकी होती है हमेशा? बच्चों की। दूसरों की। दूसरों को। दुनिया में आप आज के बाद जो भी चीजें देखोगे, जो भी प्रॉब्लम सुनोगे, जो भी लोगों का के एक साइड वर्जन सुनोगे, आप हमेशा ये सुनोगे कि वो बोल रहा है कि यार उसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किया है। हमेशा हम एक्सटर्नल फैक्टर को इश्यू बनाते हैं, हम हमेशा गलती दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। बेसिक ह्यूमन नेचर, ठीक है। जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया कि आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके एक्शंस के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो कि अगला आपके साथ किस तरीके का रिएक्शन करे, उस दिन से चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कई अच्छे लोगों ने ये चीज बोली भी है कि डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, जस्ट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ एज पर द वर्ल्ड। सर आप एक क्लास पेरेंट्स की भी ले लो। हम लेते रहते हैं पेरेंट्स की। हमने अभी मैंने बीच में एक ग्रुप में डाला था ना, एक रोल ऑफ पेरेंट्स Yes, sir. चूजिंग करियर। तो हम ऐसे सेमिनार्स वेबिनार्स लेते रहते हैं, क्योंकि पेरेंट को ना अगर आप डायरेक्ट बोलोगे ना कि भैया तुम्हारी गलती है और चलो आओ तुम्हारी काउंसलिंग की जाए, तुमको सिखाया जाए कि बच्चों से कैसे बच्चों को हैंडल करना है, तो सबसे पहले सर फोन और ले लेंगे। वो डिनाइल पे चले जाएंगे। अच्छा, अब ये हमें सिखाएगा, ठीक है। तो वो जो है सबसे पहले साइकोलॉजिकल, जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे भी कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट थी कि बंदा चेंज करना चाहे, बंदा समझना चाहे, ठीक है। तो हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि पेरेंट्स समझना चाहे कि अच्छा मेरे कारण से बच्चे के में प्रॉब्लम आ रही है, और कैसे हम साथ में मिलकर, पेरेंट और बच्चा दोनों कैसे साथ में मिलकर उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं एक बेहतर लाइफ के। वो चीजें बहुत जरूरी। तो हम ऐसे बीच बीच में सेशंस करते हैं। जब भी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, आई विल सर्कुलेट द वेबिनार सेशन, तो जबरदस्ती बस बैठा देना है वहां पर, ये बोलकर नहीं बैठाना है कि नहीं आपको सिखाने के लिए हमारे एक सर है जो वेबिनार कर रहे हैं। नहीं, कुछ है जो हमारे सर शेयर कर रहे हैं, अगर आप सुनोगे तो आपके चलो अपन साथ में सुनते हैं, क्योंकि सर ने बोला है कि ये इस सेशन में पेरेंट और बच्चे दोनों पर है।
चलो साथ में सुनते हैं। जैसा मैं बोल रहा था ना कि पेरेंट बच्चे को सिखाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें भी पेरेंट को सिखाना पड़ता है। कई बार क्या ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है, बट उसके लिए टुगेदरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे पेरेंट हम कई बार बोलते हैं ना कि तुमको ये चीज करनी पड़ेगी, तो हमें कैसा बुरा लगता है, मैं नहीं करूंगा जाओ, या मैं नहीं करूंगी जाओ। वैसे जब आप पेरेंट को बोलोगे कि आपको ये सुनना पड़ेगा, आपने पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो सेम डिनायल आएगा वहां से। तो आपके साथ में उनको बोलना है कि चलो ये ऐसा कुछ हो रहा है तो हम साथ में कर सुन सकते हैं। और वंस दे गो थ्रू अ वेबिनार जो हम कराते हैं, ऑब्वियसली उनके खुद के क्वेश्चंस आएंगे एंड देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स दैट कम्स अप कि हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बच्चे को संभालने में ये गलतियां की है और इस कारण से बच्चे का बिहेवियर इस तरीके का है, ये बच्चा बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो गया है, या हमारी बात नहीं सुनता है, या डिनायल करता है, हम कुछ भी बोलते हैं तो ऑपोजिट अलग से जवाब देता है उस चीज का। अगर हमने बोला यहाँ बैठ तो वो सिर्फ वो वहां बैठने के अलावा सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो ये कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाए, ये पेरेंट तब बोलेगा जब वो समझेगा कि गलती उसकी है, जब वो समझेगा कि क्या नई चीजें किया जा सकती है साथ में, जिससे बच्चा जो है वो ऐसा बिहेव ना करे। और यही स्टेज होता है जो 16 अप्रोक्सीमेटली 14 से 25 साल का जो टाइम पीरियड होता है। आप नोट करोगे कि सबसे ज्यादा झगड़े आपके और आपके पेरेंट के बीच इसी बीच एज पीरियड में। यस सर। 14 से Yes, पहले भी sir. कम होंगे और 25 के बाद भी कम होंगे। सर पर जैसे ना कभी मैं लड़के आई किसी से या मैंने आपस में लड़ाई वड़ाई कराई, तो घर पे आती हूँ ना तो कोई कंप्लेन लेके आए तो पापा कहते हैं अरे तेरी गलती है, तू नहीं करा था। मतलब वो दूसरे के बच्चों को तो कहते ही नहीं है। सुन लिया लगता है तुम्हारी मम्मी ने। हाँ सुन। अब वो जो उनका रिएक्शन आ रहा होगा ना, अगर अगर स्पीकर्स ऑन नहीं है तो अब वो जो उनका रिएक्शन आएगा ना, वो रिएक्शन है देना है सबसे पहले। तुम्हारी हरकतें ऐसी रहती है तो हम क्या करेंगे, तुम ऐसा करती हो तो हम क्या करेंगे। तो वो सर हमेशा रहती है। सोल्यूशन मोड पर बात नहीं करते पहले। ये सिखाना पेरेंट को बहुत जरूरी है, ये सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर, ऐसा क्या हुआ है। अगर पेरेंट आकर बच्चे से बात करके पूछ लेना कि बेटा तू झगड़ा करके आई है, उसके पीछे कारण क्या था। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी गलती है, मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे की गलती हो ही नहीं सकती, बट उसका सही तरीका उस गलती को डिस्कस करके ही निकाला जा सकता है कि इसका हैंडल करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। आपने किसी को मार के आ गया, अब उसको जो आपने मार के आया उसको हैंडल करने का और भी कोई तरीका हो सकता था क्या। यस सर, लेकिन कभी कभार स्कूल में ही आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो प्रिंसिपल पेरेंट्स को बुला लेते हैं। मैं समझ गया। अगर पेरेंट उस कंडीशन उस केस के बाद आपसे बैठकर ये बात करे कि अच्छा क्या हुआ था मुझे समझाओ, और क्या इस चीज को हैंडल करने का दूसरा तरीका हो सकता था, अगर आप दोनों के बीच में ये डिस्कशन हो जाए कि क्या दूसरा तरीका हो सकता था इस इमोशन को हैंडल करने का या इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का, एंड इफ टुगेदर बोथ ऑफ यू कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन कि हाँ यार इस चीज को ना इस तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, जो कि ज्यादा लॉजिकल होता और प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होता। तो अगली बार अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो शायद आप सेम रिएक्ट ना करो। यस सर। कंप्लेन तो कृष्ण की भी आती थी ना, आती थी नहीं आती। यस सर। कंप्लेन तो आएगी जब बच्चा कुछ एक्सप्लोर करेगा, कोई बात है उसको बुरी लगेगी, उस पर रिएक्ट करेगा तो कंप्लेन आएगी। उस कंप्लेन के आने के बाद स्कूल, टीचर्स, पेरेंट कैसा रिएक्ट करते हैं उस बच्चे के साथ, दैट विल डिफाइन कि वो जो प्रॉब्लम हुई थी वो दोबारा रिपीट हुई है। इसलिए हर स्कूल में सीबीएसई बोलता है कि काउंसलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलर उसी चीज को एक अलग नजरिए से देखता है, मैंने अभी अभी स्कूल ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसे बच्चों को चेंज किया है पॉजिटिव साइड में, जो कि बहुत ही एरोगेंट थे, टीचर की बात ही नहीं माननी, टीचर कुछ बोल रहा है ये करो तो बोले हम नहीं करेंगे।
ऐसे ऐसे बच्चों को जो बैठे हुए हैं चुपचाप, कुछ करने नहीं क्लास में, ऐसे ऐसे बच्चों को कुछ करने के लिए चेंज किया है। कंप्लेन आती है ना तो बच्चे सबसे पहले मेरे पास भाग के आते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, आप संभाल लेना मैडम को, प्रिंसिपल मैडम। सर आपको हमारे स्कूल में भी होना चाहिए। यस सर, सेम। यस नाजरीन, अब हर जगह नहीं हो सकती ना यार। सर एक्चुअली पेरेंट्स जैसे थे, पेरेंट्स और बीच में लड़ाई, पेरेंट्स को लगता है कि वो हम लोग रॉन्ग ट्रैक पर ना चले जाएं या फिर वो हमें लूज कर देंगे पेरेंट्स, यही और हम इसलिए लड़ते हैं कि वो हमें रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं बहुत चीजों से। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने और बहुत अच्छा पॉइंट बोला। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव है और आपके पेरेंट का ऑब्जेक्टिव है। पेरेंट जितनी भी बातें बोल रहा है वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बोल रहा है, उसने कभी आपके साथ वो ऑब्जेक्टिव शेयर नहीं किया। आपको पता ही नहीं है कि पेरेंट किस ऑब्जेक्टिव से बात कर रहा है, आप किस ऑब्जेक्टिव से बात कर रहे हो या काम कर रहे हो ये पेरेंट को नहीं पता है। तो यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि यार मुझे सेल्फ एस्टीम बनानी है, मेरे थॉट प्रोसेस होने चाहिए, मेरे डिसीजंस होने चाहिए, मेरी लाइफ मेरा डिसीजन, माय लाइफ माय रूल्स, ऐसा होना चाहिए। पेरेंट बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारी लाइफ जो है वो हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, हम बोल रहे हैं कि तुमको सुबह उठना है तो तुमको उठना है। आपने कभी साथ बार बैठ कर, क्या कभी पेरेंट और बच्चे ने साथ में बैठ के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए? सर बैठते ही नहीं है, देख No, के ही sir. भाग जाते हैं। बैठते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बचपन में, जब कहीं ऐसा हुआ होगा कभी लाइफ में कि जब आप छोटे थे, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, आपने जाके डिस्कस किया और डांट आपको ही पड़ गई। यस सर। सबके साथ हुआ है। अब एक बार हुआ, दो बार हुआ, आपने कहीं जाना है दोस्तों के साथ, आपने जाके पूछा कि आज मेरे सारे दोस्त ना वो वहां जा रहे हैं पार्टी में, पार्टी करने के लिए, या किसी बच्चे का बर्थडे है वहां हम लोग जा रहे हैं, तो मैं जा सकती हूँ क्या? पापा ने बोला कोई जरूरत नहीं है, लड़की हो चुपचाप घर में रहो। आपने दूसरी बार ट्राई किया, कोई जरूरत नहीं है, लड़की है घर पे रहो। सर तीसरी, फिर ट्राई नहीं करते, डायरेक्ट बंक। मैं आ रहा हूँ। तीसरी बार अगर आपको जाना है तो आपने बोला कि पापा मेरा आज एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास है। ठीक है जाओ। तो आपने निकाल लिया कि हाँ अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता है। अब क्योंकि उस पेरेंट ने ऐसा माहौल नहीं बनाया कि आप डिस्कस कर सको उनसे, तो बच्चा झूठ बोलना स्टार्ट करेगा, बच्चे बहाने बनाना स्टार्ट करेगा, बच्चा भागना स्टार्ट करेगा, डिस्कस करने से बचेगा। आप पहली बार कभी आप, और हर कोई पहली बार करता है, पहली दूसरी बार कॉग्निशन ऐसी नहीं बनता है। ठीक है कि पहली बार आके बच्चे ने कोई चीज बोली और पेरेंट ने उसको मना किया बिना समझाए, बिना डिस्कस किए। डिस्कशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास बच्चा आकर बोल रहा है कि पापा आज ना मुझे क्लास में एक बच्चे ने ना मुझे मारा, तो फिर मैंने भी उसको मार दिया, तो फिर प्रिंसिपल मैडम ने ना हमको दोनों को ना स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया। अब मैंने, जब बच्चा मेरे को आके ये बात बता रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना सारा काम धाम सब छोड़कर उस वक्त पे वो समय उस बच्चे को दूं और उससे डिस्कस करूं कि क्या सही था और क्या गलत था। जो सही था वो सही क्यों था, जो गलत था वो गलत क्यों था, और क्या वो बच्चा उस वक्त पे किसी और तरीके से रिएक्ट कर सकता था। दूसरे बच्चे को मारने की जगह क्या वो अपनी क्लास टीचर से बता सकता था कि मैम इसने ऐसा ऐसा किया है? अगर उसने ऐसा किया होता तो उसको वो सजा नहीं मिलती जो उसने को मिली है। ये मेरा ऐसा पेरेंट मेरा कहा। बट मैंने अगर उसको ये बोला, उसको उसी समय दो झापड़ मार दिए कि क्यों किया तूने ऐसा, तेरी मैडम का फोन आया था कि तुमने बदमाशी कर रहे ऐसे, और मैंने उसको मारा वहां पर। अगली बार अगर उस स्कूल में ऐसा कुछ होगा, क्या वो बच्चा आकर मुझे बताएगा? नो नो सर। सर। और बाद में पेरेंट कंप्लेन करेंगे कि सर ये तो हमसे कुछ डिस्कस ही नहीं करता है, हमसे कुछ शेयर नहीं करता है, इसके पता नहीं इसके मन में दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है। सर पर कभी कभार पेरेंट्स समझाते भी हैं, लेकिन हमें वही चीज करनी होती है, बड़ी एंजाइटी होती है, नहीं हमें Yes. वही करना है, हमें वही चाहिए। एब्सोल्युटली। कई बार
इन 99% केसेस में ऑब्वियसली ऐसा होता है। जहां पर ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं होगा कि जो पेरेंट आपको बोल रहा है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर वो ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं होगा तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग पूरा नहीं हो पाएगा कभी भी। मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन होगा बोलने का, आप जो बोल रहे हो उसके पीछे भी एक रीजन होगा बोलने का। Yes. कैन वी कम डाउन टू अ कॉमन ऑब्जेक्टिव? every time, every communication needs this. Can we come down to a common objective? पापा मेरे सहेली का बर्थडे है, हम लोग सारे दोस्त जो हैं वो जा रहे हैं इसका बर्थडे मनाने के लिए, पार्टी करने। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, सारे दोस्त जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, Yes. जो सब एंजॉय करते हैं तो मुझे भी करना है, आपका ऑब्जेक्टिव। आई एग्री। एज अ पेरेंट इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नहीं नहीं तुम रात को 10 बजे तक आओगे, उस एरिया सेफ नहीं रहता है, वहां पर तुम दोस्तों के साथ घूमते हो, फिर वो बच्चे तुमको बिगाड़ देंगे, तो तुम हमेशा हमेशा का तुम्हारा हो जाएगा कि तुमको हर रोज बाहर घूमने जाना है। क्या हम बैठकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस कर सकते हैं कि ठीक है आपको महीने में एक बार इस तरीके की चीजें करना अलाउड है, Yes. बट ऑब्वियसली बात है कि वहां पर कुछ चीजें अपन, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी सेफ्टी को ध्यान पे रख रहा हूँ मैं एज अ पेरेंट, तो क्या हम कुछ बीच में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो सेफ्टी में इंश्योर कर सकूं? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई, ना आपका हार हुआ ना मेरा हार हुआ, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें आप पेरेंट के साथ डिस्कस कर सको चीजें। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ आपकी एज के, क्लास 12th में हैं, पेरेंट और बच्चे के बीच का रिलेशन कैसा होता है मैं समझा रहा हूँ। ये जो बच्चा है ये अब अपना थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा है, करियर को एक्सप्लोर करने लगा है, फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी पे काम करने लगा है, एड्स शूट करने लग गया है। तो एड शूट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर अपने दोस्तों के साथ मुंबई गया कोई एड शूट करने के लिए, लोनावला, ठीक है। वहां पे एड वेड शूट हुआ। इस बच्चे ने अपने फादर को फोन किया रात को 7:30-8 बजे के आसपास। अब सोचो एक 17 साल का बच्चा अपने फादर को फोन कर रहा है रात को और ये पूछ रहा है कि पापा मैं कैन आई ड्रिंक विस्की। ये क्वेश्चन अगर किसी पेरेंट से बच्चे ने पूछा तो सोचो उस पेरेंट को पेरेंटिंग कैसी रही होगी। आप में से कितने लोग ये पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से? Not my parents, but my sister, yes. पेरेंट नॉट सिस्टर। No, sir. कभी नहीं। नो सर, नेवर। सर अगले दिन घर में नहीं आ पाएंगे। ना, बट ऐसा तो है नहीं कि आपका मन नहीं होगा। अगर आपको मौका मिले, माहौल मिले, तो आपने एक बार ट्राई करने का ना सोचो आप? यस करिश्मा। सर बस मेरे फादर का कहना है कि हाँ सब करना चाहिए लाइफ में, लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे, जब पहले अपना करियर सेटल करो उसके बाद जो करना है तुम्हें करना, हम नहीं रहे। ठीक है, आई एग्री कंप्लीटली। बट मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि आपको नहीं लगता कि वो पेरेंट ने वैसा माहौल बनाया है उस बच्चे के साथ, यस सर, कि वो और इतना उसके बावजूद उस पेरेंट के ऊपर क्या बीतेगी कि एक 17 साल का बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि कैन आई ड्रिंक विस्की, और इस पेरेंट ने ये नहीं बोला कि आपको नहीं पीना चाहिए। उस पेरेंट ने ये बोला कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई यू वांट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, व्हाट आर द प्रॉस, व्हाट आर द कॉन्स, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। आपको क्या सर नॉट पर्टिकुलरली अबाउट ड्रिंकिंग, बट कुछ भी काम करने के लिए अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो आई कैन आस्क। ठीक है, तो उन्होंने डिस्कस किया उस वक्त पे बच्चे के साथ, अपना सारा काम छोड़कर उन्होंने बोला लेट्स हैव अ डिस्कशन। ठीक, क्या प्रॉस है क्या कॉन्स है उस पे डिस्कस किया, क्यों करना चाह रहे हो उस पे डिस्कस किया, और उस पेरेंट ने लास्ट में ये बोला कि देख तुझे पता है कि इसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, आदतें कैसे लगती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यू नो ऑल दिस थिंग्स, नाउ इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर डिसीजन।
and whatever your decision is, I'm okay with it. अब सोचो कि वो बंदा कितनी मैच्योरली डिसीजन ले रहा है। Yes, sir. आज अब इस जगह पर इस सारी बातों के बाद अगर वो बच्चा if he goes ahead to drink, he knows the limit, he understands maturity के साथ, and if he denies तो भी maturity के साथ कि ठीक है यार, this is not the age, इससे अभी बचना चाहिए अपने को। दोनों केस पे जीत पेरेंट की हो रही है। Yes, sir. ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर मेंटल एंड कॉग्निटिव स्टेट। हेलो हेलो yes, so coming back to the stress, okay, so it's a disruption in homeostasis or an imbalance that gives rise to requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. Sorry. So homeostasis का imbalance, अब ये homeostasis क्या है, कौन बताएगा? What is homeostasis? पढ़ते नहीं है ना तुम लोग बुक, सच बताना। यस, थ्योरी पढ़ता है कोई? थ्योरी बुक में पढ़ते हो एक बार भी? just go through the book once in a while. एक ये सर जो कल वाला टॉपिक है उतना पढ़ा। अच्छा, ठीक है। सो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि आपकी जो इंटरनल बॉडी है, ठीक है, वो हमेशा बैलेंस में आने की कोशिश करती है। बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, पूरा न्यूरॉन सिस्टम होता है, साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है, आपके एंडोक्राइन बैलेंसेस जो है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो काम करते हैं, बहुत सारी चीजें साथ में काम करती है। तो आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उस चीज को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए और वापस से ऑटोमेटिकली बैलेंस में बॉडी ना आ पाए, सो दैट इज नोन एज स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? दैट गिव्स टू रिक्वायरमेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ दैट इम्बैलेंस। उस इम्बैलेंस को अब आपको खुद से नहीं हो पा रहा, वो इम्बैलेंस बैलेंस में नहीं आ पा रहा है खुद से, अब आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उसको बैलेंस पे लाने। अगर खुद से आ जा रहा है तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर्स होते हैं, बीपी जो होता है, वो कैसा होता है? उसका काम होता है कि भैया सिचुएशन के हिसाब से बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए जहां पर रिक्वायरमेंट है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। या अगर आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? यस, ज्यादा तेजी से बॉडी के वेन्स पे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, हार्ट आपका ज्यादा काम करता है, दो जोर जोर से धड़कता है। ठीक है, तो जब जोर जोर से बॉडी का, जब आपका दिल धड़कता है तो वो ज्यादा पंप करता है ब्लड को, वही तो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, बट वंस यू फिनिश योर वर्कआउट, वंस यू फिनिश योर एक्सरसाइज, क्या वो चीज कम नहीं होनी चाहिए? ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, होनी चाहिए। यस, वापस नॉर्मल स्टेट पे आना चाहिए। अब ये जो वापस नॉर्मल स्टेट पे आ रहा है, तो हमेशा से ये चीज हो रही थी, बट हम उसको बीमारी तो नहीं बोल रहे थे कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। जब वो वापस से नॉर्मल स्टेट पे अपने से आना उसने बंद कर दिया, तो आपका बीपी जो है वो नॉर्मल टाइम पे भी, आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया उसके बावजूद वो ऊपर ही है।
आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आपका बीपी बढ़ा, बट वो वापस से नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ पाया, ये बढ़ा ही रह गया, ऊपर ही रह गया, तो वो कंटिन्यूअसली आपको बेचैनी हो रही है, आपका बहुत तेज जो है चीजें दिमाग में बहुत तेजी से दौड़ रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, ये सारी चीजें हाई बीपी का असर है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो सारी चीजें होंगी। तो अगर आपकी वो खुद से नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ पा रही है तो फिर क्या करते हैं? अगर बीपी अपने से वापस से नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं? तो मेडिकेशन मेडिकेशंस लेते हैं, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अब जब आप मेडिकेशन लेते हो तो क्या होती है, जो चीजें बॉडी को खुद ब खुद करनी चाहिए, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, आपके हार्मोनल बैलेंसेस को करना चाहिए, आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को करना चाहिए, जब वो काम नहीं कर पा रहा है तो आप दवाइयां डालते हो उसके अंदर, आप एक ऐसा मेडिसिन डालते हो जो वो काम करके दे, जो आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कर रही थी। ठीक, अब ये सिर्फ दवाइयां, इस केस पे दवाइयां हो सकती हैं, इसी केस पे दूसरी चीज भी हो सकती है कि अगर आप अपनी बॉडी को रेगुलेट करना सिखा दो, अपने स्ट्रेस को लेवल करना सीख लो, भैया जब जब मुझे स्ट्रेस होगा तो मुझे पता है कि इसको लेवल कैसे करना है, कम कैसे करना है स्ट्रेस को, तो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। ये इसको हम बोलते हैं न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आपके आपके दिमाग में हर बीमारी को बनाने और उसको ट्रीट करने का साधन होता है। आपके मेंटल स्टेट पे दिमाग आपका इतना स्ट्रांग होता है कि वो कोई बीमारी बना भी सकता है बॉडी के अंदर, और कोई अच्छी से अच्छी बीमारी को ठीक भी कर सकता है, बट ये गवर्न करना आपको आपकी बॉडी से आपको आना चाहिए। माफी। सर बीमारी बना कैसे सकते हैं, मतलब बनाना तो, बीमारी कैसे बना सकता है हमारा ब्रेन? मतलब जैसे सपोज किसी को कैंसर है तो वो बनाई थोड़ी ना होगी हमारे ब्रेन ने। कई बार बनाई जाती है, और कैंसर बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़ी बीमारियां भी बनाई जाती हैं, इसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं सोमेटिक कन्वर्जन डिसऑर्डर। और ठीक है, सर इसके पहले एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। और कई लोग इस एंजाइटी में रहते हैं हमेशा कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, न्यूज़पेपर में कोई नई बीमारी पढ़ ली, वो भाई मुझे ना हो जाए। कोविड में बहुत सारे लोग जो है जिनको कोविड नहीं था बट सिम्टम थे बॉडी के अंदर, जब चेकअप कराया तो पता चला कि नहीं यार कोविड नहीं है, बट मुझे तो वो सारी चीजें हो रही है जो कोविड में होती है। कहीं मुझे कोविड ना हो जाए बोल के लोगों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, आ, हर हर चीज को धो रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जितना करना चाहिए था उससे ज्यादा कर रहे हैं कि मुझे कोविड ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, कोविड ना हो जाए। बाहर से आ रहे हैं, एक बार साबुन से हाथ धो रहे हैं, फिर दोबारा धो रहे हैं, फिर तीसरी बार धो रहे हैं, फिर चौथी बार धो रहे हैं कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए। जबकि साइकोलॉजिकली ये पता है कि एक बार अगर आपने हाथ धो लिया तो बात हो गई, ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, आपको 4 बार हाथ धोने की जरूरत नहीं थी, बट बार बार कि ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत बहुत कॉमन बीमारी है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो मतलब हमारा बहुत सारा सारे सोचना ही अट्रैक्ट कर लेता है उस बीमारी को। मतलब हम सोच रहे थे, हम ज्यादा बहुत ज्यादा ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि बाई चांस कभी कभी हो भी जाता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अपन जब क्लास चैप्टर 4 पे आराम से डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। बट फिलहाल के लिए आप ये मान लो कि आपका दिमाग इतना स्ट्रांग होता है कि वो कोई भी बीमारी क्रिएट कर सकता है और कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। इवन यू कैन ट्रीट योर कैंसर। विल पावर, विल पावर। आप अलग अलग शब्द दे सकते हो उसको, इवन कैंसर तक ठीक किया जा सकता है साइकोलॉजिकली, पता है आपको? So that's a completely different topic। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कैंसर ठीक किया है सिर्फ अपने विल पावर के तक। क्या है बेसिकली, आप समझ लो कि आपका दिमाग जो है ना वो कोडर है, कोड करता है चीजों, कोडिंग देता है। अगर आपने अपनी बॉडी को, दिमाग को ये बोला कि मुझे ये चीज ठीक करनी है, तो अब बॉडी का पूरा प्रोसेस उस चीज पे लग जाता है ऑटोमेटिकली कि अच्छा इसको चीज को ठीक करना है, उस तरफ ध्यान चले जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपको चोट लगती है,
ठीक है, तो आपका पूरा ध्यान चोट की तरफ रहता है, यस सर। बार 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 आपका ध्यान उधर ही जाता है। आपको कई बार चोट लगती है तो आपको अचानक से अलग से ऐसा लगने लगता है कि ओ भाई यहाँ पे भी मेरा दिल धड़क रहा है, जो उंगली में चोट लगी है उंगली ऐसे धड़कने लगती है। मतलब आपका पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस जो है वो उस चोट के तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है? अटेंशन क्यों चला जाता है? आपको चोट लगती है तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी आपकी ब्रेन को बता रही होती है कि ओके अब इस जगह पर ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत है, खून ज्यादा चाहिए इसको जल्दी ठीक करने के लिए। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो होगा तो ये चीज जल्दी ठीक होगी। आरबीसी सेल्स चाहिए यहाँ पर, तो आरबीसी जाएंगे। यस, अटेंशन अराउज, यस एब्सोल्युटली। आरबीसी सेल जाएगा तो खून ब्लड रुकेगा। आपका दिमाग को वो एक वो देता है आपके न्यूरॉन सिस्टम कि यहाँ पर चोट लगी है तो अब बॉडी के जितने भी रिसोर्सेस है इसको जरूरत है यहाँ पर जा पहुंचने की। जब आप दौड़ते हो तो अचानक से आपकी सांसें क्यों बढ़ क्यों जाती है? दौड़ने से सांसें तेज तेज सांस लेने लगते हो, क्योंकि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो आपने दौड़ते हुए जब आपने सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं करी, क्योंकि आप दौड़ रहे थे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब उस चीज को इनहेल करने के लिए, उस चीज को वर्कआउट करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है? ऑक्सीजन और ज्यादा कंज्यूम करने लगती है। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, मान लो जिम में जाकर आपने आज बाइसेप्स पे एक्सरसाइज किया, बाइसेप मारा आज, ठीक है, अब आपका जितना न्यूट्रिशन है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मान लो मैंने बाइसेप्स पे आज एक्सरसाइज किया अपने बाइसेप्स का, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरे मसल्स जो है वो दर्द हो रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी उस जगह पर, इस जगह पर न्यूट्रिशन भेजना चालू करेगी बाकी जगह से ज्यादा। न्यूट्रिशनल वैल्यू, विटामिन, प्रोटीन्स जो है वो यहाँ भेजना चालू करेगी क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है तो इसको ठीक करना है। ठीक, और ये जब आप कंटिन्यूअसली करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका बॉडी बढ़ेगा यहाँ पर। अगर आप ये एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो बॉडी क्या करेगी? एक स्टोर हाउस बनाएगी, और उस स्टोर हाउस में सारा विटामिन, अगर जरूरत ही नहीं है बॉडी को किसी कहीं और पे, अगर विटामिन की या मिनरल्स की या प्रोटीन्स की, तो जो आप खा रहे हो वो कहीं तो स्टोर करेगी ना बॉडी। कहाँ पर स्टोर करती है बॉडी नॉर्मली? अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी को या अपने दिमाग को नहीं बता रहे हो कि भैया इस रिसोर्स को इस जगह पर भेजना है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बेसिकली बताते हो कि कहाँ पर भेजना है। एब्सोल्युटली अनुष्का, जब आप अपनी बॉडी को नहीं बताते हो कि आपको ये चीजें कहाँ भेजनी है, तो एक स्टोर हाउस बनाई होती है बॉडी ने, वहां भेजना चालू करती है, और उस स्टोर हाउस को हम बोलते हैं फैट। और फैट सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है पेट में, ठीक है, इसलिए लोगों की पेट निकलते हैं तो। आई बात समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे? आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है, आपका माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो कोई भी बीमारी बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ठीक भी कर सकता है। सो इट्स अ डिसरप्शन ऑफ होम्योस्टेसिस or an imbalance that gives rise to the requirement for resolution. That gives rise to the requirement for resolution. भैया अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको रिजॉल्व करना है, अटेंशन भेजता है बॉडी वहां पर, ठीक है। सर यस, वो ना मैं ये कह रही थी कि जो आपने अभी मुझे बताया था, अभी आपने सबको बताया है कि स्ट्रेस जो होता है, जो मतलब आपने कैसे बात था, अभी जो आपने बोला था कि स्ट्रेस जो नॉर्मल स्टेज पे ना आ सके वो स्ट्रेस होता है, लेकिन इससे पहले आपने कहा था जैसे रबर बैंडर्स की इलास्टिक है, जब वो नॉर्मल स्टेज पे भी आ सके वो भी स्ट्रेस है, तो इसमें डिफरेंशिएट। देखो मैंने खींचा उसको, ठीक है, जब जब तक वो खिंचाया हुआ है तब तक वो वापस से नॉर्मल स्टेज पे आने की कोशिश कर रहा है, बट जब तक मेरे को रिक्वायरमेंट है तब तक तो मैं उसको खींच के रखूंगा ना, यस ठीक है।
अब मैंने उसको जब छोड़ा, मेरा रिक्वायरमेंट खत्म हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ा तो वो वापस नॉर्मल स्टेज पे आ गया। तो जब तक मैंने खींच के रखा हुआ है तब तक उस पर स्ट्रेस है, जैसे मैंने छोड़ दिया तो उसका स्ट्रेस खत्म हो गया, नॉर्मल स्टेज पे आ गया। अब अगर मैंने उसको इतना ज्यादा खींच दिया कि मेरे छोड़ने के बाद भी वो नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ रहा है, तब वो प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस ये यू स्ट्रेस है, जब तक वो खुद आ सकता है अपने, उसकी जरूरत के लिए हमने खींचा, ये यू स्ट्रेस है जो खुद ही कंट्रोल हो पा रहा है, यस जो सर। खुद ही छोड़ने के बाद वापस से आ जा रहा है तो कंट्रोल हो पा रहा है, तो ये यू स्ट्रेस है। डी स्ट्रेस क्या होता है कि आपने उसको इतना ज्यादा खींच दिया कि मैं वो वो नॉर्मल। एक्सटर्नल स्ट्रेस से चला भी गया है तो भी वो नॉर्मल स्टेट पे नहीं आ रहा है। एग्जाम मेरा खत्म हो चुका है सुबह, बट मुझे अभी भी एग्जाम की एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम नॉर्मली क्या होना चाहिए, एग्जाम खत्म हुआ तो एग्जाम एंजाइटी खत्म हो जानी चाहिए साथ में। यस सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो जो ये लोग होते हैं ना कि एग्जाम खत्म हो गया बट उसके बावजूद बाद में आके चेक कर रहे हैं कि मेरे कितने आंसर सही हुए कितने गलत हुए। एग्जाम खत्म होने के बाद भी स्ट्रेस में है वो बच्चा, ये डी स्ट्रेस है कि मैंने कितने नंबर आएंगे। ये जब नंबर आएंगे तब की तब देखी जाएगी, अब तो जो आपने करना था वो आप करके आ गए। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी एग्जाम दिया है तो बाद में चेक नहीं किया कि मैंने क्या सही लिखा और क्या गलत किया। जब आएगा रिजल्ट तब देखेंगे, तब समझेंगे कि क्या सही और कितना लिखा कितना नहीं लिखा। ये जो आते हैं ना आंसर आपके, अभी परसों जैसे नीट का एग्जाम है, ठीक है, नीट का एग्जाम होता है सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेके शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक का। ठीक है, 5:30 बजे एग्जाम खत्म होगा, अब देखना 9 बजे तक ना उसके आंसर कीज आ जाएंगी यूट्यूब पर, उसका सॉल्यूशंस आ जाएंगे, क्या आंसर था क्या नहीं था, कितना आ सकता है, कितना नंबर सही कितना नंबर गलत, सब कुछ आता है। अब ये जितने भी लोग जो है डिस्ट्रेसिंग वाले हैं वो जाएंगे खोजने, तो भैया इसका क्या आंसर था, फिर बाहर निकल के पूछेंगे इसका क्या आंसर था, अरे यार मेरा आंसर गलत हो गया, यार मेरे इतने कम नंबर आने वाले। अब वो क्या कर सकते हैं, वो सोचने की जगह वो ये सोचने लगेंगे कि भैया अब मैं, अब तो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया, भले रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात। ठीक है, सो दैट इज डिस्ट्रेस। अच्छा, एक एक और चीज, अब हो सकता है कि अपने पास थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम रहेगा तो हम 9 बजे क्लास खत्म होने की जगह 9:30 9:45, अगर अगर कभी पहुंची ऐसी बातें ऐसी चीजें, तो किसी को इससे कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो क्योंकि क्लास 12th है ना तो मैं थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को टाइम देना चाहता था। और पहले ये हो रहा था कि जस्ट हमारी क्लास के बाद एक दूसरा बैच चालू होता था सीईटी वाला, इसलिए वो टाइम नहीं दे पा रहा था। बट नाउ वी हैव टाइम, तो अपन 9 की जगह 9:30 तक स्ट्रेच कर सकते हैं क्लास में। ठीक है ना, तो आज ये स्लाइड खत्म कर लेते हैं। An individual's response to a stressful situation largely depends upon the perceived events and how they are interpreted or appraised. ये हम इस बात पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो हमने पेरेंटिंग वाली बात करी थी वो यही था कि आपका किसी सिचुएशन को लेकर कैसा रिस्पॉन्स रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपने उस इवेंट के बारे में क्या सोच रखा है पहले से, कि अगर मैं इस बारे में पापा से पूछूंगी तो रिजेक्शन ही मिलेगा। आपका परसीव्ड परसेप्शन है, तो ये परसेप्शन कैसे बना है, पुराने एक्सपीरियंसेस से बना है। ठीक है, एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड और अप्रेज्ड, कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे उसको अप्रेज कर रहे हो, इससे पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेकर। अब अगर आपके एग्जाम में 50 में से 5 नंबर आए हैं और आपसे ये बोला गया है कि अपने पेरेंट्स का इस पे साइन लेके आना, उस वक्त पे जो आपका स्ट्रेस हो रहा है वो आपके परसीव्ड इवेंट्स के कारण हो रहा है। तो अगर आपको ये पता है कि नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप साइन कर देंगे, स्ट्रेस ही नहीं होगा। बट आपको पता है कि पिछली बार भी मेरे कम नंबर आए थे और उससे पे आप मुझे बहुत मार पड़ी थी, मैं ये कैसे लेके जाऊँ आंसर शीट अपने मम्मी पापा के सामने, परसीव्ड इवेंट्स।
पिछला एक्सपीरियंसेस के कारण आप परसीव कर रहे हो और उस कारण से आपका स्ट्रेस जो है वो आ रहा है। ये आया समझ में पॉइंट सबको? यस सर। अब क्विक पॉइंट बाय लेजरस। अगेन अगर आप नोट्स बना रहे हो नाम वाले तो लिख लो पीछे पेज में, चैप्टर नंबर 3 में लेजरस। सो लेजरस ने क्या बोला? अप्रेजल। अच्छा, पहली बात तो इसमें समझना पड़ेगा कि अप्रेजल क्या है। क्या होता है अप्रेजल, कौन बताएगा? सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं हुई क्लास में? सर नहीं पता। अगर मैंने नहीं बोलने वालों को बोलना नहीं सिखाया क्लास के बीच में तो फिर क्या मतलब लाइव क्लासेस का? तो यूट्यूब से पढ़ लो। पता ऑब्जेक्टिव यही है कि नहीं बोलने वालों को बोलना सीखना। जब बोलोगे बताओगे अप्रेजल क्या होता है, भले पढ़ के बताओ, खोलो बुक्स पढ़ो अप्रेजल क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अप्रेजल? सर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ठीक है। So, Point of view of change in environment. पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, गुड, ठीक है। सो जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको आप किस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है? आप कैसे समझ रहे हो, आप अप्रेस कैसा कर रहे हो, आप समझ कैसे रहे हो उसको, ठीक है? सो लेजरस ने क्या किया? लेजरस ने बोला कि भैया दो टाइप के अप्रेजल होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल मतलब कि आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है जिस कारण से हो रहा है वो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो अगर आपको पता था कि भैया पिछली बार हमारे 9, अच्छा किसी ने 3 इडियट्स देखी है? अच्छा क्वेश्चन गलत था, रिफ्रेम करता हूँ। किसने 3 इडियट्स नहीं देखी है? मतलब सब नहीं देखी। ना, अगर आपको ये पता है कि 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी मिलेगी, नहीं तो छड़ी मिलेगी, आपका पुराना एक्सपीरियंस है। मुझे ये एग्जांपल बहुत पसंद है इसका, तो मैं बहुत देता हूँ ये वाला एग्जांपल 99% वाला। तो अगर आपको पता है कि 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, ठीक है? अब आपके लिए ये प्राइमरी अप्रेजल का काम करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। आपको ये पता है कि मैं 50 में अगर मेरे 45 आए हैं तो मुझे अप्रेजल मिलेगा, ठीक है? अगर मेरे मुझे क्लास 10th में पापा ने बोला था कि अगर तुम्हारे 10th में 99% आ जाएंगे तो तुम्हें स्कूटी मिलेगी गिफ्ट में, या 90% आ जाएंगे तो स्कूटी मिलेगी गिफ्ट में। मैंने 90% लाया और मुझे स्कूटी मिल गई, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी पॉजिटिव अप्रेजल हुआ। बट पापा ने मुझे बोला था कि 90% मार्क्स लाओगे तो स्कूटी मिलेगी, पर मैंने 90% मार्क्स लाए थे पर मुझे स्कूटी नहीं मिली थी। और पापा इस बार बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे 12th में 90% मार्क्स आएंगे तो तुम्हें स्कूटी मिलेगी। दोनों में से ज्यादा मोटिवेशन किस पॉइंट पे मिलेगा? सर जो पहले ही मिल गया जब बोला था सीधा। कि पहली बार जो वादा किया था वो वादा पूरा किया था, तो आपका प्राइमरी जो है वो पॉजिटिव मोटिवेशन है उस बात से ज्यादा कि पिछली बार तो वादा पूरा नहीं किया था, इस बार क्या करोगे। यस सर। ठीक है? सो अब आप उस एनवायरनमेंट को, उस जगह पे जब आप पेरेंट के पास अपना मार्कशीट लेकर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल किस तरीके का उसमें से रिस्पॉन्स, परसेप्शन आपका क्या है, आपने पहले से क्या सोच रखा है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। कई लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स से या फेलियर से सीखते हैं, ठीक है? कि भैया हमारा ठीक है, हमने ये कोशिश किया था, ये नहीं हुआ, तो मैंने ये समझ लिया कि ये क्यों नहीं, लेट्स डू इट अगेन एंड लेट्स डू इट डिफरेंटली। सो एलॉन मस्क ने पहला रॉकेट उड़ाया, फेल हुआ। दूसरा रॉकेट उड़ाया,
फेल हुआ, तीसरा रॉकेट उड़ाया, फेल हुआ, फिर भी चौथा रॉकेट क्यों उड़ाया? क्योंकि वो अपने फेलियर से सीख रहा था। उसे पता था कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार में तो करीब, चौथी बार भी फेल होगा तो पांचवी बार में करूंगा, बट उसने सीख रहा था। ठीक है, तो फेलियर इज इम्पोर्टेंट। अब आप उस एनवायरनमेंट को कैसा देखते हो? आप पॉजिटिव देखते हो कि हाँ ये चीज पॉजिटिव है, अच्छी है, फेलियर से मैं कुछ सीख सकता हूँ? नेगेटिव देखते हो कि नहीं यार हर चीज में मुझे नेगेटिविटी दिखती है, एग्जाम में मार्क्स 50 में से 45 आए तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 45 आए, मेरा ध्यान पूरा इस बात पे है कि सिर्फ 5 मार्क्स कटे तो कटे कैसे। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, मेरे क्लास 10th में संस्कृत में प्री बोर्ड्स में 100 में से 85 मार्क्स आए, जो कि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा था। 85 मार्क्स रिलेटिवली सबसे ज्यादा हुए ना। उस टीचर ने मुझे 15 स्टिक इस बात पे मारे कि तुम्हारे 15 नंबर कम है। सोच सकते हो? इस बात के लिए मुझे 15 स्टिक मारा उन्होंने। उस समय आप मारना अलाउ था स्कूल में बच्चों, अब नहीं है। हालांकि तुम लोग लकी हो या अनलकी हो तो बात की बात है, बट कुछ तो हो। ठीक है, उसने इसलिए मारा था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर एक चीज में निगेटिविटी ऑटोमेटिकली दिख जाती है, हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है। एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सा आप उनको बुके ले जाकर दोगे, ठीक है, जिसमें 50 फूल हैं, बहुत सारी हरी हरी पत्तियां हैं, वो बंदा उस पूरे बुके में उस एक सूखी हुई पत्ती को देखेगा, बोलेगा कि यार ये सूखी हुई पत्ती है इसमें। होता है ऐसा, ऐसे लोग मिले होंगे आपको लाइफ में यस सर। जिनको एक Yes. बहुत बहुत ही अच्छी सी जगह पर वो नेगेटिविटी दिख जाती है। यस, ठीक है। तो अब उस एनवायरनमेंट में बंदा पॉजिटिविटी देख रहा है, नेगेटिविटी देख रहा है। सेम बुके, बहुत पुराना सा एक बुके है मान लो, जो ऑलमोस्ट सूखने जा रहा है, बट कोई ऐसा बंदा होगा जिसको दिखेगा कि यार इसमें एक फूल बहुत अच्छा है, इसको मैं रख लेता हूँ। Yes, sir. तो ये दो तरीके के आपको लोग मिलेंगे जीवन में, हमेशा मिलेंगे। आपने ये कोशिश करना है कि आपने सबसे बुरी सिचुएशन में भी अच्छा क्या आप खोज पा रहे हो। अगर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं हमेशा पूछता हूँ बच्चों से कि आपने कोविड में क्या सीखा। 2 साल की कोविड में आपने क्या सीखा? मुझे ये मत बताओ कि आप घर में रहे, आप बहुत फेस कर रहे थे चीजें, आपके साथ ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। जो भी हो रहा था सर उससे सीखा क्या आपने? टाइम मिला, जैसे आज तक नहीं मिला फैमिली के साथ। कोविड ठीक में है, अच्छा था, टाइम मिला। और Different सर लाइफ की experience वैल्यू, about लाइफ की वैल्यू, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और सर ज्यादा छुट्टियां भी अच्छी hobby. नहीं होती, ये पता चला। ज्यादा छुट्टियां भी अच्छी नहीं होती है, पता चला। ओके। और कभी कुछ ऐसा लोग सोचा था ना कि लाइफ एक जगह रुक जाए, तो ऐसा एक्सपीरियंस करा रुकने के बाद कैसी हो? कुछ लोगों को ऐसा भी सुबह लगा, की नींद। सुबह की नींद। ओके। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि भैया स्कूल की तो इम्पोर्टेंस होती है, हम घर पे बैठ के हर चीज नहीं कर सकते, ज्यादा स्ट्रगल है घर पे बैठ के पढ़ना। अब टीचर्स की लाइफ इजी नहीं है। अब नहीं है, तो बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। बच्चे जब 2 साल के बाद स्कूल आए तो एक अलग ही बिहेवियर सीख कर आए, और वो चैलेंज। जब स्कूल हाँ मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था तो स्कूल खोले थे, जैसे ही अच्छा लगने लगा तो बंद हो गए। तो फिर से ऐसा लगने लगा कि भैया स्कूल भेज दो यार, प्लीज यार स्कूल भेज दो यार, घर पे नहीं रह सकते। सर टीचर्स की वैल्यू, टीचर्स की सर बट वैल्यू नहीं। कुछ बच्चों के जो बिहेवियर है वो थोड़े एरोगेंट हो गए हैं। कुछ, I'll say that section is 95%. And there are a lot of things, क्योंकि
जो माँ बाप पहले बच्चे को स्कूल और ट्यूशनी भेज के अपना बच जाते थे, इनको कौन झेलेगा दिन भर। अब उन्होंने उनके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिया कि भैया हम तो नहीं झेल सकते, तुम ये मोबाइल लो और जो करना करो, ठीक है, खेलो, घर घर में रहो, कहीं मत जाओ, कुछ समय तक जगह सिर्फ। दिमाग के साथ दिक्कत क्या है पता है? दिमाग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दिमाग बोध नहीं हो सकता, शांत नहीं बैठ सकता। हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप फोन चलाओगे, आप टीवी देखोगे, आपको जो चीजें आपको उस बोर्डम से बाहर निकालेंगे आप वो काम करो। तो मैं जब पनिशमेंट देना अगर होता है बच्चों को स्कूल में, मैं क्या पनिशमेंट देता हूँ सोचो। आपने बताया था। अच्छा बताया तो तुम चुप रहो, जिसको नहीं पता है वो सोचो। मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चे बोर कैसे होंगे। बोर करने का सबसे अच्छा तरीका है एक जगह बैठा दो, कुछ काम मत दो। सर नोट्स कंप्लीट कर दे, नहीं। सर पढ़ाई कर ले, नहीं। कुछ नहीं करना, बस बैठे रहे, 4 घंटे 5 घंटे बैठे रहे थे। अगली बार वो कुछ ऐसा काम करने से, कांड करने से पहले उसको याद आएगा कि भाई भाई क्या बोर हुआ था उस दिन में यार, मैं वो चीज वापस से नहीं झेल सकता। ये दिमाग जो है उसको चाहिए कुछ ना कुछ। मेरे साथ तो ऐसा है, मैं बैठ नहीं सकता, बट मैं अपने आप को ट्रेन भी करता हूँ। 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी। बट उसके बाद अगर आप बोलो कि बैठे रहे एक जगह पर, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं सर है, कुछ मेरे ना कुछ। पापा तो डेली सुबह सुबह कहते हैं दिमाग शांत कर ले, शांत, डेली का डायलॉग है। बहुत जरूरी है वो, आप अभी नहीं समझ पा रहे। बट अगर वही आपके पापा अगर आपको उसका लॉजिक समझा दें, उसके पीछे साइकोलॉजी समझा दें कि उससे क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होते हैं उसके, यहाँ तो शायद आप खुद को रियलाइज हो कि हाँ यार ये तो अच्छी चीजें करना चाहिए। तो उनसे कभी बैठ के पूछो कि पापा इसके फायदे बताओ, अच्छा क्यों करूँ, you'll get the answers। कई बार हम हमारे साथ हम भी गलती करते हैं। हमारी गलती तब चालू होती है जब हम 15-15 ईयर्स के बाद आगे जब बढ़ते हैं ना, तो हम आंसर्स पूछना बंद कर देते, क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं पेरेंट्स से। पेरेंट ने अगर कुछ बोला तो हम सीधा डिनायल पे चल जाते हैं कि अगर आपने ये बोला है तो मैं अब तो करूंगा ही। कभी बैठ के उनसे पूछो कि भैया आपने ये बोला तो क्यों बोला, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फायदा होगा इससे। ये बहुत सारी चीजें तो वही रिजॉल्व हो जाती है। यस शायद सर जैसे आपने बोला कि हमारा दिमाग शांत नहीं बैठ सकता है, बट जैसे कभी कभी जैसे हैवी रेन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो मन करता है कि कुछ नहीं करो, जो कर रहे हैं वो सब छोड़ के बैठ जाओ बस बालकनी में चेयर लगा के, तो वो तब आप हमारा माइंड शांत क्यों होता है? आप शांत नहीं बैठ रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो ना, आप इंजॉय कर रहे हो उस रेन को। ओके। आप उस वक्त पे उस मौसम को, उस बारिश को एंजॉय कर रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो। बोर होना इज अ प्रॉब्लम। पर सर कभी कभी बोर होने में मजा आता है, लाइक टीनेजर्स का डिप्रेशन। आई वोंट से दैट बोर होने में मजा किसी को नहीं आता है। मेरा है टीनेज कुछ, थोड़ा बहुत। नहीं, अगर वैसा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? वी विल डिस्कस समडे। आपको कैसा, क्या किस सिचुएशन में मजा आता है, क्या बोर्डम में मजा आता है, जब मैं इंडिविजुअल। काफी ज्यादा सैड हो जाती हूँ तो मैं एकदम शांत रहना पसंद करती हूँ, एकदम आप अलग, और आप बोर रहना पसंद करती हूँ। आप सैड होने के बाद आप बोर रहना पसंद कर रहे हो, दैट इज आइदर एन एंजाइटी, दैट इज अ मूड, दैट इज, अगर इस पे ट्रीटमेंट नहीं होगा तो दैट कुड लीड टू डिप्रेशन। कुछ समय के लिए अगर आपके साथ हो रहा है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स बेसिक इमोशन। बट अगर आपके साथ ये कंटिन्यूअसली रेगुलरली हो रहा है, ठीक सर है, किसी then किसी चीज में होता है, लाइक मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, किसी से झगड़ फैमिली से रिलेटेड नहीं होता।
किसी से झगड़ा हो गया हाँ तो फिर मतलब ऐसा लग रहा है, फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, शांत बैठे रहने का मन कर रहा है। हाँ तो ये ठीक है, ये इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ बेसिक इमोशन। तो भैया शायद जैसे मेरे को लगता है कि मेरा कुछ ज्यादा ही होता है, एकदम एक्सट्रीम, कितने समय तक रहता है? 1-2 दिन तक। बस ना, फिर वापस अपने आप रिवाइव हो जाता है ना। फिर अगर मैं अपना माइंड इधर उधर कर रही हूँ तो, वरना नहीं होता। हाँ, तो ये चीज आप 1-2 दिन तक वेट मत करो। आप कोशिश करो कि पहले उस 2 दिन को आप 1.5 दिन में लेके आओ, 1.5 दिन को 1 दिन में लेकर आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओके सर। लिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेरे साथ भी होता है, जब मैं मान लो किसी बात पे बहुत गुस्सा हूँ, किसी से कोई बात हो रही है जिसको मुझे पसंद नहीं आ रही है, और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मैं नहीं हो पा रहा है, तो आई ट्राई टू टेक अ ब्रेक, आई ट्राई टू शट डाउन माई सेल्फ। तो इसको बेसिकली बोलते हैं कि हर किसी का अ, झगड़ा करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को तुरंत रेजोल्यूशन चाहिए होता है कि झगड़ा कर लो, अभी जो है वो अभी कर लो, खत्म करो, मुझे अभी इसका जवाब चाहिए, अभी इसका जवाब चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि भैया वो अपने आप को एकदम शट डाउन कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन अपने आप को समय देते हैं, जब वो गुस्सा उतरता है, शांत होता है, तो दिमाग ज्यादा तरीके से सोचना चालू करता है, आंसर्स खोजने चालू करता है। Yes, Gurpreet, will end it in next 5 minutes. So, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, अगर आप गुस्से में हो, तो बात नहीं होती, फिर सिर्फ बहस होती है। जब बहस होगी तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपको बात करती है तो पहले आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका उसमें टाइम है। आप अपने आप को टाइम दो, गुस्सा कम होगा, जब गुस्सा कम होगा फिर उस बात पे डिस्कस करो। तब और आप अगर एक लॉजिक, सामने और अगर सामने वाला चाह ही नहीं रहा कि टाइम लगे तो? तब तो प्रॉब्लम है ना, वही तो प्रॉब्लम है। दो में से एक जन हो सकता है जिसको पता हो, जिसने इस बात पे सोचा हो, दूसरा बहुत इम्पल्सिव है, उसको चाहिए कि मेरे को अभी इसका जवाब चाहिए तो अभी चाहिए। उस केस में भी आप ये करो कि आप अपने आप को शट डाउन करो। क्या होगा उससे? जब आप रिएक्शन दोगे नहीं, तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि आगे से भी रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। सर रिएक्शन आना बंद हो जाएगा मतलब ब्लॉक, फिर मैं अपना रिएक्शन कैसे दूंगी? समय, इसी का खेल है समय का। तो आपने एक मैसेज डाल के छोड़ दो कि राइट नाउ आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक, लेट मी कूल डाउन एंड देन वील हैव डिस्कशन। उसके बाद अगला ब्लॉक करते तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब उसका दिमाग शांत होगा तो वो खुद ही अनब्लॉक करेगा। और वो अगला अगर है ही नहीं ऐसा कि जिसका शांत हो तो? सबका होता है। हाँ, अगर सब आर कॉग्निशन, इगोइस्टिक। हाँ अगर टॉक्सिक इगोइस्टिक, टाइप पीपल। अगर इगोइस्टिक है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, तो आप समझो कि शायद इस तरीके के रिलेशनशिप में आपको हमेशा ये चीज फेस करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि अगर आपको हमेशा फेस करनी है और यू वांट टू जस्ट बी आउट ऑफ दैट सिचुएशन, या तो फिर आप हमेशा उसके ईगो को झेलते रहो। थोड़ा क्योंकि मुश्किल है। कोई भी रिलेशनशिप जो होती है वो म्यूचुअल होती है, दो तरफ से, और दोनों को ये पता होना चाहिए कि देयर विल बी सिचुएशन जहां पर हमारे थॉट्स प्रोसेस मैच नहीं करेंगे, देयर विल बी टाइम जहां पर हमारे झगड़े होंगे, ये सब कुछ होगा। हाउ यू आर कमिंग बैक इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ यू आर ट्राइंग टू डील विद दैट ब्लॉक। भैया मुझे ब्लॉक कर दिया गया, अब आप उससे डील कैसे कर रहे हो? आप इम्पल्सिवली डील कर रहे हो या आप दिमाग लगा कर सोच के डील कर रहे हो उससे? जितना आपकी तरफ से है इस चीजों को सेटल डाउन करने का, क्या दूसरे की तरफ से भी उतना एफर्ट है? एंड इफ दिस इज वर्किंग, then you should obviously you should be in that relationship. If that's not working, that's a full no, it's a completely blockage ना भैया। ये अगर नहीं समझ रहा है और बार बार अगर ये सेम तरीके की चीजें हो रही हैं और the other person is not trying to be in that relationship,
दैट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। मतलब ये मेरा ऐसा सोचना है और कि अगर अगर वो रिलेशन जैसे जो सामने वाला है रिलेशनशिप में उतना ठीक नहीं है बट फ्रेंडशिप में बहुत अच्छा है, तो तो समझने की कोशिश करो कि वो दोस्ती लायक है या प्यार लायक। पर वो पहले प्यार लायक था, पर वो अब वो सामने से बोलता है कि मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? बस उसका साथ। यू हैव योर आंसर। ओके, थैंक यू सर। यस, तो खत्म करते हैं इसको। प्राइमरी अप्रेजल, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसमें हार्म, थ्रेट या चैलेंज होता है। हार्म वो चीज होती है जहाँ पर हमें तकलीफ हो रही हो, चोट लग रही हो। थ्रेट वो होता है जो डर होता है, और चैलेंज होता है कि हाँ यार मैं ये करके दिखाऊंगा, आई एम गोइंग टू डू दिस। ठीक है, तो इसके 3 सिचुएशंस निकल कर आते हैं प्राइमरी अप्रेजल में। सेकेंडरी अप्रेजल होता है जहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी से डील करने की, हम इस पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आपकी कैपेबिलिटी डील करने की, और क्या वो कैपेबिलिटी जो आपकी है वो हार्म, थ्रेट और चैलेंज तीनों को डील करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेस के कारण से क्या होता है, 3 तरीके की चीजें हो सकती है स्ट्रेस के कारण। या तो आप अपने आप को या दूसरे को हार्म कर सकते हो, या तो आपको डर हो सकता है, ठीक है, थ्रेट हो सकता है कि कहीं आपको कोई हार्म ना कर दे या आप किसी को हार्म ना कर दो। या तो आप उस स्ट्रेस के कारण एक चैलेंज लेते हो कि हाँ यार ये स्ट्रेस तो है, बट आई विल टेक दिस चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। सो मुझे स्ट्रेस है कि मुझे 95% लाना है। अब उसको आप एज अ थ्रेट ले रहे हो या एज अ चैलेंज ले रहे हो, दैट्स कंप्लीटली ऑन योर साइड। सेकेंडरी अप्रेजल में आप अपने एबिलिटीज को, कोपिंग एबिलिटीज को असेस करते हो कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। क्या आपने 95% लाना है तो आपका इंटेलिजेंस उस चीज को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। क्या आप अपने आप को पुश कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्या अगर समय के डिमांड है कि आपने दिन में 15 घंटे काम, 15 नहीं 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। ठीक है, तो आप कैसे उस सिचुएशन को डील करते हो, हार्म, थ्रेट और चैलेंज तीनों, दैट इज सेकेंडरी अप्रेजल। ठीक है, यहाँ तक आगे सबको समझ में, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर, क्लियर। क्लियर, ओके, एनीवन एल्स? संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को नीट का पेपर है, संडे को क्लास नहीं होगी, मतलब मुझे जाना है इंग्लिश में। और किसी की कोई क्वेश्चंस? नहीं, नो सर। चैट बॉक्स पे लिखो सारे, यस और नो। ठीक, ठीक, चलो, fine guys, so that's it for the day. Thank you so much for joining. We'll connect